आपकी करंट लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोगों के साथ आपके व्यवहार ठीक नहीं है, या आपके अपने खुद के अंदर ऐसी कमियां हैं जिन पर आप चाह कर भी काबू नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका सीधा सीधा लेना देना आपकी किसी पास्ट लाइफ के इफेक्ट से हो। आपकी पास्ट लाइफ में आप क्या थे, आपका व्यवहार कैसा था, आपने क्या कर्मा अपने साथ में लिए और आपने किस तरह से दूसरे लोगों के साथ डील किया, उसका बहुत सारा इफेक्ट आपकी इस प्रेजेंट लाइफ पर पड़ रहा हो, और इसीलिए आपको होने वाली घटनाओं या लोगों के व्यवहार के सही कारण यानी कि रूट कॉज का पता नहीं लग पा रहा हो, क्योंकि वे घटनाएं और वे लोग आपके पास्ट से संबंधित हो सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ इस समय में आपको कैसे प्रभावित कर रही है, पास्ट लाइफ में आपका व्यक्तित्व कैसा था, आपका व्यवहार कैसा था, आप में क्या पॉजिटिव ट्रेट्स थे, आप में क्या नेगेटिव ट्रेट्स थे, और किस तरीके से आज भी आपकी पास्ट लाइफ आपकी वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रही है, और कैसे अपनी पास्ट लाइफ की पॉजिटिव एनर्जीज का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और अपनी नेगेटिव ट्रेट्स को ठीक करके वर्तमान जिंदगी में अच्छा अनुभव किया जा सकता है। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस रीडिंग में मेरे साथ अंत तक। हाय, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आपके लिए आज है पिक अ कार्ड रीडिंग, आपका पास्ट लाइफ और उसका आपके आज के वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, तो ये है पाइल्स आज की आपके सामने। आपके पास्ट लाइफ का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम सभी लगातार जन्म पे जन्म लेते रहते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं एज ए सोल, एज ए स्पिरिट, और उन अनुभवों को लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं, और इसलिए हमारे इस जिंदगी पर हमारी पास्ट लाइफ का असर दिखता है। कई बार वो असर पॉजिटिव हो सकता है, कई बार वो असर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव असर का हम कैसे अपने लिए उपयोग कर सकें और नेगेटिव असर को हम किस तरीके से कम कर सकें, यही चीज़ को समझने के लिए हम अपनी पास्ट लाइफ एनर्जीज को देखना चाहेंगे आज। तो 3 पाइल्स में पहली पाइल जो है इस पर फिगर बना हुआ है फ्लाइंग स्नेक, इस पाइल का नाम है फ्लाइंग स्नेक। दूसरी पाइल जो आपके सामने है ये है द क्वीन पाइल, और तीसरी पाइल जो आपके सामने है वो है राइजिंग फ्रॉम द डेड। इसमें ये हाथ बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो डेजर्ट में से हैंड फिगर बाहर निकला है, मेटालिक हैंड है, ये स्टैचू जैसा कोई फिगर है। तो आप देखिए कि इनमें से कौन सी छवि आपको ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, जिसके साथ आप कनेक्टेड फील कर पा रहे हो, जिसके साथ में आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई पुराना कनेक्शन है, या जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड फील हो रहे हो। तो आप इनमें से किसी भी पाइल को चुन सकते हैं। ये भी संभव है कि आप एक से अधिक पाइल्स की ओर आकर्षित हो रहे हो, क्योंकि हमारे कई जन्म होते हैं और हमारे ऊपर एक ही साथ कई जन्मों के इफेक्ट्स भी एक साथ आते हैं। तो अगर आप किसी एक पाइल के साथ जाना चाहें तो, या आप 2 पाइल, या आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको पूरी रीडिंग देखने पर अपने लिए एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल गाइडेंस निकल कर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि द फ्लाइंग स्नेक के साथ। तो फर्स्ट पाइल पर हमारे पास में जो कार्ड्स आए हैं वो है ये जो फिगर यहाँ पर बना हुआ है ये इजिप्शियन कोबरा गॉडेस का यहाँ पर एक डिपिक्शन यहाँ पर बना हुआ है। इसको बूटो गॉडेस भी कहा जाता है, इजिप्शियन बूटो गॉडेस भी कहा जाता है, या इजिप्शियन कोबरा गॉडेस भी कहा जाता है। तो पहली चीज़ जो हमको आपके पास्ट लाइफ यहाँ पर समझ में आती है कि आप मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता थी, एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं। ऑब्वियसली हम सभी के कई सारे जन्म होते हैं, और उसमें से एक जन्म आपका या एक से अधिक जन्म आपके मिस्र सभ्यता में हुए होंगे, और उसका इफेक्ट आज भी वर्तमान में भी आपकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। या हम ये कहें कि मिस्र सभ्यता में होने वाले आपके जो जन्म थे उनके संस्कारों के प्रभाव इस वर्तमान समय में आपके जीवन पर पड़ रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहे हैं, या जो आपको व्यवहार मिल रहे हैं, जो आपको अनुभव मिल रहे हैं, जो रिश्तेदार आपको मिल रहे हैं, जो लोग आपको मिल रहे हैं, जो लव पार्टनर्स आपको मिल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये उस समय के आपके उस समय के हैं जब आप मिस्र सभ्यता के अंदर किसी न किसी रूप में आप जन्मे थे, और उनके कार्मिक्स, उनके कर्मों के संस्कार की वजह से जो लोग आपको मिले हैं वे आपको इस समय में काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। आपकी अपनी
मिश्र सभ्यताओं वाली जो आपके जीवन रहे होंगे, उन्होंने आपको इस समय में काफ़ी प्रभावित किया है। और इस काल से रिलेटेड जो आपके मित्र रहे होंगे, रिश्तेदार रहे होंगे, सगे संबंधी रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे और दुश्मन रहे होंगे, उनका आपकी ज़िंदगी में अधिकतम प्रभाव इस समय में देखने को मिल रहा है। ऐसा मुझे आपके लिए फर्स्ट जो वाइब्स आती हैं वो इस तरह की वाइब्स आती हैं। दूसरे हमारे पास में इस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे कार्ड भी मैंने बहुत सारे निकाले हैं, जो बार बार इसी एनर्जी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बार बार प्रमाणित कर रहे हैं, जो मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी कि कैसे आप मिश्र सभ्यता को बिलोंग करते रहे हैं और उसकी एनर्जी वाइब्स अभी भी कैसे आपको इफेक्ट डाल रही हैं। जो कार्ड्स हमारे पास में आए हैं, द सैंड्स ऑफ द टाइम, देखिए सैंड वर्ड है यहाँ पर। आपको पता है कि मिस्ट्रियन सभ्यता जो थी वो डेजर्ट में होने वाली सिविलाइजेशन थी। सैंड वर्ड जो है अगेन हमारा ध्यान आकर्षित करता है इस बात की तरफ। दूसरी चीज़ यहाँ पर एनिमल किंगडम कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर भी ये एनिमल का ही डिपिक्शन किया हुआ है। और आप शायद जानते हो, अगर आप मिश्र सभ्यता के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पर एनिमल गॉड्स और गॉडेसेस को बहुत माना जाता है। बहुत सारे एनिमल गॉड्स और गॉडेसेस, यानी एनिमल किंगडम को वहाँ पर बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो एनिमल किंगडम से रिलेटेड, यानी बहुत सारे एनिमल्स के साथ, एनिमल स्पिरिट्स के साथ आपका कनेक्शन है। बहुत सारे एनिमल स्पिरिट गाइड्स या आपके जो स्पिरिट्स गाइड हैं उनकी एनिमल जैसी एनर्जी उनके अंदर है। ऐसी भी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। अगर आप नेक्स्ट कार्ड को अगर आप यहाँ देखेंगे, कंटेंटमेंट कार्ड, यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर एनिमल नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, 3 ऑफ लोटस कार्ड, अगेन यहाँ पर स्नेक्स नजर आ रहे हैं, जो हमारे फर्स्ट कार्ड को मिरर कर रहा है। तो एक से बाद एक कार्ड्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें इस चीज़ का बयान कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं प्राचीन मिश्र सभ्यता को बिलोंग करते हैं। उस समय के आपके जो भी आचरण रहे होंगे वो आज भी आपको प्रभावित करते हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं आज आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये जो यहाँ पर बना हुआ है ना, ये भित्ति चित्र बने हुए, वॉल पेंटिंग्स, जो मिस्र की पिरामिड्स में अंदर जो बरियल चैम्बर्स हुआ करते थे, बिल्कुल इंटरनली जहाँ पर कि ममीज़ को दफनाया जाता था, उसके बरियल चैम्बर्स के ऊपर जो डायग्राम्स, जो ड्राइंग्स बनाई हुई होती थी, वो डायग्राम्स या ड्राइंग यहाँ पर ये बनी हुई है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप मिस्र में या तो आप किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हों, रॉयल फैमिली के मेंबर हों, जिनको कि इस तरह की खूबसूरत भित्ति चित्रों वाली ममीज़ यानी कि मकबरों के अंदर दफनाया गया हो। तो क्वाइट पॉसिबल है कि आप किसी राजसी फैमिली को बिलोंग करते हो, प्रिंस या प्रिंसेस हों आप वहाँ के, और आपको इस तरह के किसी खूबसूरत पिरामिड में दफनाया गया हो जिसके ऊपर खूबसूरत भित्तिकारी की गई हो, और आपको आज भी मिस्र पिरामिड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। उसके जो उनके अंदर जो निकलने वाले पात्र होते हैं, जो धातु के पात्र होते हैं, जो सोने के पात्र होते हैं, उस पर की गई जो नक्काशी होती है, उनकी जो ड्राइंग्स होती हैं, उनके जो कलर कॉम्बिनेशंस, इसी तरह के कलर कॉम्बिनेशन जो यूज़ किए जाते हैं, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पर समझ आ रही है, या फिर आप मिस्र में पिरामिड बनाने वाले समुदाय को बिलोंग करते होंगे, या पिरामिड के अंदर जो डायग्राम या ड्राइंग बनाने वाले जो आर्टिस्ट कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, ये भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं आप मिस्र के डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं, ऐसा भी संभव है कि आपने वहीं पर बार बार कई बार जन्म लिया हो। कभी आपने कारीगर जो पिरामिड्स बनाते हैं उसमें, कई बार आपने वॉल पेंटिंग्स बनाने वाले किसी आर्टिस्ट के तौर पर, कई बार आपने रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स के तौर पर, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका संबंध मिस्र के भित्ति चित्रों से, मिस्र के पिरामिड से, मिस्र की ममीज से और मिस्र के रॉयल फैमिली से रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो क्योंकि फ्लाइंग स्नेक था तो उड़ गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो बात, ये एनर्जी आपको अभी तक क्यों प्रभावित कर रही है, मिस्र की जो जहाँ पे आपने मिस्रियन लाइफ के अंदर, मिस्री लाइफ के अंदर आपने जो अनुभव लिए, वो आज तक आपको क्यों प्रभावित कर रहे हैं, क्यों वो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट आपके अंदर से अभी जा नहीं पाई है। इसकी खास वजह यह है कि जब आप मिस्र में आपके जन्म रहे होंगे, तब भी आप
स्पिरिचुअलिज्म की तरफ काफ़ी कनेक्टेड रहे होगे। आप में आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की लालसा आपके अंदर हमेशा से रही होगी, लेकिन आप उस आध्यात्मिक ज्ञान को पा नहीं सके होंगे। कारण कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप बिजी रहे होंगे, मे बी आप पिरामिड्स बनाने वाले किसी टीम मेंबर्स में तो हमेशा वो लोग, जैसा कि हम देखते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं अपने काम में, उनको आध्यात्मिक उन्नति का समय नहीं मिल पाता। या अगर आप रॉयल फैमिली से होंगे तो आप अपनी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर इतना बिजी रहे होंगे कि आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति का समय नहीं मिल पाया होगा। लेकिन आप हमेशा से अंदर से ये चाहते थे कि आप अध्यात्म को समझें, आप धर्म को समझें, आप एक ट्रू डिवाइन सोल की तरह, एक ट्रू स्पिरिचुअल बीइंग की तरह अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने की इच्छा आप हमेशा से उस समय में आप करते रहे थे। और इसलिए द सेंस ऑफ द टाइम और समय ने आज आपको इस तरीके से जन्म दिया है, या समय के साथ आपने अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व किया है कि अब आप इस जन्म में मोस्ट प्रोबेबली आप काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे। आप धर्म और रिलीजन में काफ़ी विश्वास करते होंगे, स्पिरिचुअलिज्म में काफ़ी विश्वास करते होंगे, और आप धीरे धीरे करके आप, जैसे कि आपका मिशन है, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट है कि मुझे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना है, ये भी पॉसिबल है कि आप मिस्रियन हिस्ट्री को पढ़ने की दिशा में आपको काफ़ी इंटरेस्ट रहा हो। मिस्र के जो भी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जो वहाँ की मूवीज़ होती हैं, और या फिर वहाँ का नॉलेज, जैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ के नॉलेज के ऊपर रिसर्च करने का आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहता होगा, ऐसा मुझे नज़र आता है आपके लिए। ये जो कार्ड है, अगर हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे आपको थोड़ा अगर ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने बोला है कि आपको मिस्र की सभ्यता में ज़रूर से काफ़ी उसके जो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर डेटा कलेक्शन का काम करना, एनालाइज करना, समय के साथ में कैसे मिस्र की सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, कैसे वहाँ का आर्किटेक्चर हुआ करता था, कैसे पिरामिड बनाए जाते थे, कैसी वहाँ की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ थी, इन सब के ऊपर आपका काफ़ी मुझे लगता है कि आपको काफ़ी इंटरेस्ट रहा होगा। और जहाँ तक अगर हम काल की बात करें, टाइम की अगर हम बात करें, तो ये जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे, ये लगभग जो लास्ट वंश था मिस्र सभ्यता का, जो लास्ट वंश था, जो आई थिंक 20वां उनका वंश हुआ करता था। मुझे इतनी मिस्रियन नॉलेज नहीं, हालांकि मैं भी मिस्र की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मुझे भी नॉलेज है और मैं उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को। जहाँ तक मुझे याद है 20वीं जो डायनेस्टी थी इजिप्ट की, उस समय में ये भित्ति चित्र इस तरह के बनाए जाते थे। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है लास्ट जो डायनेस्टी थी, यानी कि थर्ड डायनेस्टी, वहाँ पर 3 बड़े बड़े डायनेस्टी चली थी। जो लास्ट की जो डायनेस्टी थी, थर्ड डायनेस्टी, आई थिंक रैमसेस जो थे, वो उस समय के लास्ट फेराओ थे वहाँ के। उस समय की जो भित्ति चित्र हुआ करते थे, उस पर ये इस तरह के डिज़ाइंस बनाए जाते थे। और इस तरह के जो डिज़ाइंस होते थे वो अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट, यानी जो फ्लडी एरिया ऑफ नाइल और इथोपिया के अंदर भी जो पिरामिड्स वगैरह मिले हैं, वहाँ पर भी इस तरह के भित्ति चित्र बनाए जाते थे। तो आप मे बी आप इथोपिया से रिलेटेड भी आप हो सकते हो, इसकी भी मुझे लगता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जब मिस्र की सिविलाइजेशन एंड हो रही थी, जब मिस्र की सिविलाइजेशन, ये आप देख रहे हैं द सेंड्स ऑफ द टाइम, यानी समय का परिवर्तन होना, समय कैसे बदलता है, ये आपने एक्सपीरियंस किया है कि जब एक सभ्यता समाप्त हो रही थी और दूसरी सभ्यताएं उसके ऊपर हावी होती जा रही थी, उस वाले पीरियड में आप सिविलाइजेशन में रहे होंगे। क्योंकि मिस्र की जो सभ्यता जब समाप्त हुई थी, उसके बाद आई थिंक रोमन्स ने उसके ऊपर आक्रमण करके, उसको अटैक करके अपने कब्जे में लिया था, और रोमन्स के बाद में फिर इस्लाम आ गया था मिस्र के अंदर। तो ये वाला जो ट्रांजिशन पीरियड था, ये आपने ट्रांजिशन पीरियड देखा है, मतलब आपने मिस्र का पतन होते हुए आपने देखा है कहीं ना कहीं। और ये चीज़ आपके अंदर काफ़ी गहरे हद तक कहीं ना कहीं बैठ गई थी कि मटीरियल डेवलपमेंट कुछ नहीं होता, चाहे कोई डायनेस्टी कितनी ही पावरफुल होती है, लेकिन शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, जैसे कि। और ये चीज़ ने कहीं कहीं आपके अंदर इतना इम्पैक्ट डाला कि मटेरियल सक्सेस इज़ नॉट द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ,
स्पिरिचुअल सक्सेस पाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। समय की रेत पर बड़ी से बड़ी सभ्यताओं के निशान मिट जाते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो ज़मीन पर अपना नाम खुदाने की बजाय या ज़मीन को अपना कब्जा में लेने की बजाय अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की दिशा में ध्यान दिया जाए। ऐसी इच्छा के साथ में आपने शरीर का त्याग किया है, और उसके बाद में डेफिनेटली उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समय तक एनिमल किंगडम कार्ड भी आया, काफ़ी समय तक आप बहुत सारी एनिमल बॉडीज़ के अंदर भी आप रहे हो, क्योंकि आप में बहुत सीवियर, बहुत तीव्र स्पिरिचुअलिज्म डेवलप हो चुका था। और एनिमल किंगडम में ज़रूरी नहीं है कि अगर सारे एनिमल्स जो होते हैं वो लो फ्रिक्वेंसी एनिमल्स ही होते हैं। कई बार बहुत हाई फ्रिक्वेंसी जो स्पिरिट्स होती हैं, वो जो फिफ्थ डायमेंशनल स्पिरिट्स होती है, जो फिफ्थ डायमेंशनल हाईली डेवलप्ड जो स्पिरिट्स होती, वो एनिमल बॉडी के अंदर भी एक्सपीरियंसेस लेती हैं। क्योंकि एनिमल बॉडी के अंदर जितनी शांति के साथ में स्पिरिट का डेवलपमेंट हो पाता है, उतना ह्यूमन बॉडी में भी संभव नहीं हो पाता, माया के कारण, यानी कि मटीरियल नीड्स के कारण। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये समझ लेने के बाद में कि कितनी भी बड़ी और कितनी भी शक्तिशाली सभ्यता हो, लेकिन समय की जो प्रवाह है, धारा है, उस पर धूल के कण के सिवा हम कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में आपने कई बार स्पिरिट एनिमल्स के तौर पर, यानी कि एनिमल किंगडम में आपने जन्म लिया, और अपने सोल का साइलेंटली बहुत धीरे धीरे सावधानी से आप विकास करते रहे। मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि आपको ऐसा लगा था कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग बन के आप उतना विश्व में जब आप ह्यूमन बीइंग्स के तौर पर बार बार जन्म ले रहे थे, तब आप अपनी सोल का उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए, और इसलिए आपने एनिमल किंगडम में जन्म लेना प्रेफर किया होगा कुछ समय तक। और ये भी संभव है कि अब आपको लगता है कि इस टाइम में, क्योंकि ये टाइम प्लेनेट के रेस का समय, ये टाइम प्लेनेट के असेंशन का समय, इस समय में ह्यूमैनिटी डेवलप हो रही है, इस समय में ह्यूमन असेंशन हो रहा है, इसलिए आपने इस समय में अब ह्यूमन बनकर इनकारनेट होने का डिसीजन लिया है, क्योंकि आपको लगता है कि अब ह्यूमन फॉर्म में असेंशन करने का सही समय आपके लिए आ चुका है। और अब आप असेंशन, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर आप ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप अपने ट्रू लाइफ पर्पस को सर्च कर रहे हैं। और इसी तरह के जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स होते हैं, जैसे लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, परमात्मा क्या है, इस तरह के गहन गूढ़ विषयों पर आप इस समय में अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हों, या फिर आप डीप मेडिटेशंस करते हो, या फिर आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, इस तरह की प्रैक्टिसेस में आप इस समय में इन्वॉल्व हो, इसकी संभावना मुझे लगती है। तो आप एक पॉजिटिव इम्प्रिंट लेकर आए हैं। इजिप्ट की जो सभ्यता थी, वहाँ से आपकी सोल एक पॉजिटिव इम्प्रिंट, और एनिमल किंगडम में जो आप रह कर आए हैं उसकी वजह से आप एक काफ़ी हाई पॉजिटिव इम्प्रिंट अपने अंदर लेकर आए हैं। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। और क्योंकि आप एनिमल किंगडम में रहकर आए हैं, इसलिए आप नेचर के बहुत करीब हैं, नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। आपको रॉ रहना पसंद होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं होगा। मतलब चाहे वो एनिमल के साथ आपका कनेक्शन हो, या बच्चों के साथ आपका कनेक्शन हो, या नेचर के साथ आपका कनेक्शन बहुत जल्दी बैठ जाता होगा। आपको सुकून में रहना पसंद होगा, आपको शांति में रहना पसंद होगा। मे बी आप एनिमल्स के साथ काम करते हो, एनिमल लवर आप हो, या आप नहीं हो तो आप हो सकते हैं। ऐसा आप अपने साथ इस समय में आप कर सकते हैं। और आप कंटेंटमेंट कार्ड है ये आपके लिए। तो आप, जैसे मैंने बताया, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप शांति में रहना पसंद करते हैं, सेल्फलेसनेस का काम करते हो, जैसे जानवरों की, बेजुबान जानवरों की सेवा करना, या फिर गरीबों की मदद करना, इस तरह के कामों में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता होगा। और मटेरियल सक्सेस पाना आपका एम नहीं है, क्योंकि आपकी सोल पर इम्प्रिंट है कि मटेरियल सक्सेस इज़ नॉट द एम ऑफ ह्यूमैनिटी। इस तरह की इम्प्रिंट के साथ आप इस लाइफ टाइम में आप यहाँ पर ड्वेल कर रहे हैं, अर्थ प्लैनेट पर। और ये जो कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स कार्ड है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ शिव भगवान की आराधना की जा रही है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप शिव जी के आराधक हो सकते हो, आप हनुमान जी के आराधक हो सकते हो, या फिर आप काफ़ी डिवोशनल हो गए, आप प्रेयर्स करना, पूजा करना, चैंटिंग करना, विशेष तौर पर भगवान शिव की पूजा करना, इस तरह की प्रैक्टिसेस आप अपनाते होगे इस समय में भी।
और अपनी ज़िंदगी, क्योंकि आपने बहुत लंबी काल यात्रा की, बहुत लंबी काल यात्रा आपने जो की है, यू आर एन ओल्ड सोल, आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हो, और आप अपनी ज़िंदगी का सही अर्थ तलाश करने के लिए एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की आप ज़िंदगी जी रहे होगे इस समय में, ऐसा मुझे लगता है। तो ओवरऑल इट इज़ ए वेरी वेरी गुड एनर्जी। फिर भी ये जो एनर्जी निकल कर आई है, तो आपको मेडिटेशंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको सेल्फ एनालिसिस पर ध्यान देना चाहिए, सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थ भाव से काम करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये आपको ज़्यादा सुकून देगा, खुशी देगा। एनिमल्स के साथ में, नेचर के साथ में समय बिताएंगे तो आप अपने सोल के पर्पस को जल्दी समझ पाएंगे। या तो फिर आप यात्राएं कीजिए, यानी कि पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्राएं, जैसे हिमालय की ओर यात्रा करी, या गंगा के साथ साथ आपने यात्रा करी, या केदारनाथ या बद्रीनाथ, या जिस भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हैं उनके जो पिलग्रिमेजेस होती हैं, उनकी जो यात्राएं होती हैं, तीर्थ यात्रा, वो करने से आपको सुकून मिलेगा। या फिर हिस्ट्री की नॉलेज लेना, या फिर पेंटिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में काम करना, या फिर एनिमल्स या पेट केयर, पेट की एनिमल की या किसी और दूसरे पेट्स की केयर करना, या एनवायरमेंटलिस्ट की तरह काम करना, पर्यावरण विज्ञानी की तरह काम करना, या फिर जैसे पिरामिड्स वगैरह की तरह के जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स के अंदर काम करना, डिज़ाइनिंग का काम करना, उस तरह के वर्क अगर आप करेंगे तो आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और अदरवाइज ओवरऑल इट इज़ ए वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहें तो पाइल नंबर 2 और 3 को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पाइल नंबर 2 में हमारे पास जो कार्ड है, ये द क्वीन कार्ड, जो पहला कार्ड है जो आपने चूज किया है, इसकी अगर आप एनर्जी को देखेंगे तो ये विक्टोरियन एरा को दिखाता है, या एलिजाबेथ एरा को ये दिखाता है, यानी यूरोप के जो मध्य यूरोपियन जो सभ्यता थी उसको ये दर्शाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस समय में, आपको जो एनर्जीज, आपकी पास्ट लाइफ की जो एनर्जीज सबसे अधिक प्रभावित कर रही है, वो 15वीं 16वीं या 17वीं शताब्दी का जो यूरोप हुआ करता था, उसमें आपके कहीं जन्म रहे होंगे, और वही एनर्जी, वही सोल इम्प्रिंट है जिसको लेकर, वही सबसे स्ट्रॉन्ग सोल इम्प्रिंट है जो इस वक्त में आपको प्रभावित करेगी। क्योंकि हालांकि हम सभी के बहुत सारे जन्म होते हैं और हर जन्म के अपने कुछ इम्प्रिंट्स होते हैं, लेकिन इस जन्म में जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करने वाली एनर्जी है वो है आपके यूरोप में, यानी इंग्लिश कंट्रीज में आपके कोई बर्थ हुए होंगे, वो भी मध्यकालीन यूरोप के अंदर, यानी 15वीं शताब्दी या 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में जो आपके जन्म हुए होंगे यूरोप के किसी देशों के अंदर, उनके इम्प्रिंट्स अभी भी आपके अंदर हैं, जो कि आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मे बी शायद लंदन हो सकता है, या वेल्स हो सकता है, या स्कॉटलैंड हो सकता है, आयरलैंड हो सकता है। मतलब आपको ये देश बहुत अट्रैक्ट करते होंगे, यहाँ की कल्चर आपको बहुत अट्रैक्ट करती होगी, यहाँ के लोगों का बोलने का तरीका, यहाँ का पहनावा, यहाँ का रहन सहन आपको बहुत अट्रैक्ट करता रहता होगा अभी भी। या जैसे स्पेन या पुर्तगाल वगैरह जो देश है, पोर्टुगीज़ है, फ्रांस की सभ्यता होगी, या इटली की सभ्यता भी, जब बच्चों को फ्रांस की और ये डिफरेंट देशों के रिवॉल्यूशंस पढ़ाए जाते हैं, उसमें आप फैसिनेट हो जाते होगे इन देशों की जो हिस्ट्री जानते हुए। हो सकता है हिस्ट्री के, मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होगे, और आपने हिस्ट्री भी खास तौर पर इसीलिए लिए क्योंकि आपको मध्यकालीन हिस्ट्री पर बहुत आपको इंटरेस्ट रहता है। तो अगर ऐसा है तो उसकी वजह यह है कि आपका खुद का जन्म इस एरा के अंदर, इस यूरोपियन एरा के अंदर आपका जन्म कहीं ना कहीं हुआ होगा। मोस्ट पॉसिबली 16वीं शताब्दी के आसपास, जब एलिजाबेथ रूल कर रही थी, उस समय के आसपास, या उसके पहले, उसके बाद में, वहाँ का जो एरिया है और यूरोप की सभ्यताओं में आपका जन्म हुए हैं। एक से अधिक आपके जन्म हुए हैं। मोस्ट ऑफ दी आपके जो जन्म है, जो इस समय में आपको इन्फ्लुएंस करे, वो आपके यूरोप में होने वाले आपके जन्म हैं, जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में जो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी या तो आप सामंत
जो सामंती या राजशाही हुआ करती थी उससे रिलेटेड आप मेंबर रहे हो, यानी हाई लेडी या मेयर या उस तरह के किसी हायर रैंक रॉयल फैमिली के साथ बिलोंग करते हो, या रॉयल फैमिली के साथ में आपका उठना बैठना रहता हो, या फिर आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट करने वाले, जैसे डांसर हो सकते हैं आप, थिएटर आर्टिस्ट आप हो सकते हो उस समय के, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो उस समय में विशेष प्रकार की कॉस्ट्यूम्स बनती थी उस तरह के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आप हो सकते हो, या फिर उस समय में प्ले यानी थिएटर का काफ़ी प्रचलन हुआ करता था, तो प्ले राइटर या जो नॉवेल राइटर होते हैं या जो थिएटर में राइटिंग करने का काम करते हैं, स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं, उस तरह का काम, या फिर पेंटिंग्स भी, उस समय की पेंटिंग्स, उस समय के आर्किटेक्चर से रिलेटेड आप काम करते रहे हों, इस तरह का कोई आपका जन्म और एक से अधिक जन्म आपके रहे होंगे जिनका इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी पे अभी भी पड़ रहा है। तो रॉयल लाइफ, यूरोपियन फैशन, यूरोपियन लाइफस्टाइल, यूरोप के प्लेस, यूरोप के नॉवेल्स, जैसे शेक्सपियर के नॉवेल्स हो गए, ये सब आपको बहुत अंदर तक, गहराई तक इफेक्ट डालते होंगे, प्रभावित करते होंगे। इसकी वजह यह है कि वो आपके पास्ट लाइफ से संबंधित है और वो आपकी आज की लाइफ को भी बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है। आपने शायद रॉयल लाइफ को बहुत करीब से देखा हो या रॉयलिटी के साथ आप बहुत अधिक समय तक रहे हो और इसीलिए उनका इन्फ्लुएंस अभी भी आपके अंदर होगा। आपके अंदर एक सोफिस्टिकेशन होगा, आपके अंदर एक रॉयल्टी होगी, आपके अंदर एक ग्रेस होगी, जैसे कि ग्रेस एक रॉयल पर्सन के अंदर होती है। रॉयल लोगों के साथ उठने बैठने से जिस तरह की ग्रेस डेवलप होती है उस तरह की ग्रेसफुल एनर्जी आप ज़रूर से कैरी करते होंगे। आपका फैशन सेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलने का तरीका, आपका व्यवहार का तरीका, सब कुछ एक मध्य शताब्दी के रॉयल फैमिली को बिलोंग करने वाले पर्सन की तरह आपका इस तरह का आपका व्यवहार होगा, इस तरह का आपका व्यक्तित्व होगा। ये भी पॉसिबल है कि अभी भी आपको डांसिंग का शौक हो, आर्टिस्ट यानी थिएटर आर्टिस्ट का या एक्टर बनने का आपको शौक हो, आपको राइटिंग का शौक हो, आपको डिज़ाइनिंग का शौक हो, फैशन डिज़ाइनिंग का आपको अभी भी शौक हो, इसकी भी काफ़ी संभावना है। ठीक है, हेयर ड्रेसिंग का आपको शौक हो, मतलब आप समझ रहे हैं जितने भी रॉयल लाइफ से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उन कामों के अंदर आपका इस समय में भी इंटरेस्ट बना रहता होगा। लेविश लाइफस्टाइल, एक शानो शौकत से भरी हुई ज़िंदगी आपको बहुत अट्रैक्ट करती होगी। मनी, नेम, फेम, लोगों के बीच में पहचान बनाना, भीड़ के बीच में अलग थलग खड़े होना, अपना एक रौबदार व्यक्तित्व लोगों के सामने दिखाना, पावर आपको बहुत अट्रैक्ट करती होगी। सोशल इन्फ्लुएंस करना या सोशल इन्फ्लुएंसर बनना आपको पसंद होगा। ये भी पॉसिबल है कि आप ना लोगों की मिमिक्री बहुत अच्छा करते हो, मिमिक्री आर्टिस्ट हो आप टीवी सीरियल्स में अपना भाग्य आजमा रहे हो, या आप बॉलीवुड में अपना भाग्य आजमा रहे हो, या आप स्टेज शोज वगैरह करने में अपना हाथ आजमा रहे हो, या वॉइस ओवर या डबिंग आर्टिस्ट की तरह आप काम करना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो। एक सोफिस्टिकेटेड लग्जरी लेविश लाइफ आप अपने लिए चाहते हैं। मे बी आप कविताएं लिखते हैं, लिरिक राइटर हो सकते हैं, आप कोरियोग्राफर हो सकते हैं, या ऐसा करने की आपकी इच्छा हो। और ऐसे इन जनरल आप एक काफ़ी काइंड, काफ़ी वार्म, काफ़ी रेस्पॉन्सिव, काफ़ी ओपन पर्सन होंगे। यूरोप की जो ओपननेस है, यूरोप के अंदर का जो वार्मथ है, यूरोप के अंदर के लोगों की जिस तरह की काइंडनेस होती है, वार्म एनर्जी होती है, ओपन एनर्जी होती है, उस तरह की आपकी एनर्जी इस समय में अगर है तो उसकी वजह यही है कि पास्ट लाइफ में आप उसी तरह के लाइफ को आपने एक्सपीरियंस पहले भी किया हुआ है। इस जो आपकी एनर्जी है ना, इसका माइनस पॉइंट ये है कि आप ना बहुत सोफिस्टिकेटेड होने की वजह से आप हर्ट जल्दी हो जाते होगे, या आप ना लाइक फेरी टेल्स में यानी कि परी कथाओं जैसे प्यार में बिलीव करते होंगे, या फिर आप प्यार में जल्दी पड़ जाते होंगे, या आप बहुत गहराई के साथ में लोगों के साथ पैशनेट लव की आपको ज़रूरत है। आपको प्यार चाहिए और प्यार भी आपको पैशनेट लव चाहिए। आप लोगों के साथ में एकदम से डीपली पैशनेटली कनेक्ट हो जाते हैं और आप उनके साथ में एक ड्रीम लाइफ अपनी विचार करने लग जाते हैं। ब्यूटी आपको जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, पावर आपको जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, मनी आपको अट्रैक्ट कर लेती है, और
बहुत जल्दी आप अटैच हो जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, और फिर जब डिसअपॉइंटमेंट होता है तो आप हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं, सैड भी जल्दी हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप में से कुछ लोग प्रोकास्टिनेट करते होंगे, टालते हैं चीज़ों को, हार्ड वर्कर नहीं है, मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते, कम मेहनत में ज़्यादा धन कैसे आ जाए, कम मेहनत में ज़्यादा ऊपर कैसे उठ जाए, यानी कि एकदम से लॉटरी कैसे लग जाए, या एकदम से कैसे कुछ रातों रात ऐसा कुछ जादू हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए या मुझे मेरी फैंटेसी लाइफ मिल जाए। इस तरह का आपका नेचर होगा। आप एम्बिशियस हो गए, आप बिग ड्रीम्स देखते होंगे, जो कि कोई बुरी बात नहीं है कोई, लेकिन उसके अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। जब आप कम मेहनत करके बड़े सपने देखते हैं और फिर वो पूरे नहीं हो पाते, उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाता है। तो ये इस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पर रही होगी। अगर ये रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरी पाइल को भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है, 6 ऑफ फोर्सेस कार्ड आया है। तो पहली चीज़ जो आपको समझ लेनी चाहिए वो ये कि बहुत ज़्यादा मटीरियल चीज़ों की तरफ आपका जो झुकाव है, आपका जो इंक्लाइनेशन है, उसको थोड़ा कम करके अपनी इमोशनल साइड के साथ में जुड़ने की कोशिश कीजिए। अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, लेट गो कीजिए, डिज़ायर्स को लेट गो कीजिए। बाहरी लोगों की बाहरी अपीयरेंस, लोगों की बाहरी चमक दमक के ऊपर जाने से बेटर है कि आप जो रियल डील होती है उस पर जाइए, यानी कि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है या लोगों के बाहरी आवरण से प्रभावित होने की बजाय वो अंदर डीप डाउन क्या है उसके ऊपर आप जाने की कोशिश किया कीजिए। तो आप हर्ट नहीं होंगे या फिर आप बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित नहीं होंगे। और लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों के ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है कि लाइफ में छोटे छोटे जो आपको अप्रिशिएट, जो मतलब ऐसी चीज़ें मिल रही है, छोटी चीज़ें मिल रही है, उनको आप अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर नेचर वॉक करने को मिला, अगर किसी दिन आपको किसी झरने के नीचे बैठकर पाँव गीले करने का मौका मिला, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात उसमें है कि कुछ बड़ी नौकरी लगे या कोई बड़ा अप्रिसिएशन मिले। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि सरेंडर कीजिए, फ्लो में रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। अपनी बाहरी पावर की बजाय अपनी इनर पावर को पाने की कोशिश कीजिए। फोर्स जो बाहर जो फोर्स जनरेट होता है वो आपके अंदर के फोर्स का ही नतीजा होता है। अगर आप बाहर मटेरियल सक्सेस पाना भी चाहते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, तो बाहर की मटेरियल सक्सेस पाने के लिए अपने अंदर से फोर्स जनरेट कीजिए। अपने अंदर की स्पिरिचुअल फोर्स को इस तरीके से डेवलप कीजिए कि आप अपने बिग ड्रीम्स को आप अचीव कर सकें, आप पूरा कर सकें। और यहाँ पर आपके लिए एटलांटिस कार्ड आया है। एटलांटिस कार्ड एक तरह से आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि पुरानी जो एटलांटिस सभ्यता हुआ करती थी, हम सभी एटलांटिस सभ्यता का हिस्सा हैं ऑब्वियसली। तो एटलांटिस की जो सभ्यता हुआ करती थी, वहाँ पर लोग सेल्फलेस वर्क किया करते थे, निस्वार्थ भाव से काम किया करते थे। तो आपको थोड़ा सा मटीरियल लाइफ से हटके और आपको ऐसा कुछ करने की इच्छा है जो आपको आपकी स्पिरिचुअलिज्म से जोड़े, आपको आपकी इंट्यूशन से जोड़े। और आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है क्योंकि एटलांटिस के लोग काफ़ी स्पिरिचुअल थे, लेकिन काफ़ी मटेरियल ग्रोथ भी उनके अंदर, बहुत सक्सेस उन्होंने पाई है, हर तरीके की सक्सेस। तो अगर आप मटेरियल सक्सेस अपनी लाइफ में पाना भी चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, तो आपको स्पिरिचुअल सक्सेस के बाद ही आपको आपकी मटेरियल सक्सेस मिलेगी। और साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में, बाहरी ज़िंदगी में आप बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर के गिफ्ट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एटलांटिस के लोगों का उनकी जो पॉजिटिव साइड्स हुआ करती थी, यानी टेलीपैथी करना या टेलीपोर्टेशन करना, इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर आप ध्यान देना शुरू कीजिए। जितना अधिक आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, उतना ही आप सरेंडर करेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, फ्लो में रहेंगे, और उतना ही आपको करियर और मटेरियल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसी गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आई है। और यहाँ पर प्रेजेंस लिखा हुआ है ना, तो आप ना, मैंने जैसा कहा कि आप ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, फैंटेसी लैंड में आप ज़्यादा रहते हैं। तो प्रेजेंस कार्ड है आपके लिए, वर्तमान क्षण में जीना सीखिए, वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान में जो कुछ भी अवेलेबल है उस पर ग्रैटिट्यूड देना सीखिए, प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीखिए। क्या हो सकता है या क्या हो जाएगा उसमें जाने के बजाय इस वक्त में क्या है, प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास क्या है, उसको अप्रिशिएट करने की और प्रेजेंट मोमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने वर्तमान को सुधारेंगे और ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, तो फ्यूचर आपका ऑलरेडी काफ़ी जो है
इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, और जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द टावर कार्ड आया है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं लक्ष्य भेदन कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपने लक्ष्य पर फोकस हो जाए। नॉस्टैल्जिक होने की बजाय सिर्फ ख्वाबों में या ख्यालों में रहने की बजाय या केवल मात्र ड्रीम करने से, हाँ ड्रीम करना, विजुलाइज करना सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विजुलाइजेशन प्रैक्टिस करना ही चाहिए, लेकिन साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको फोकस भी होना चाहिए। और आपका जो भी बड़े ड्रीम है उनको अचीव करने के लिए जो नेसेसरी एक्शन है आपको वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ड्रीम आप देखते हैं वो माइंड में देखते हैं, नॉस्टैल्जिया में आप देखते हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जब आप रहते हैं, वर्तमान में जब आप रहते हैं, तो आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा फोकस के साथ अपने एम की दिशा में आपको प्रॉपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो सपना अपनी आंखों में पाले रखिए, ड्रीम देखते रहिए, विजुलाइज करते रहिए, लेकिन एक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना एक्शन के सपने मर जाते हैं। डेथ कार्ड भी है एक तरह का। अगर आप अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेंगे तो आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और आप घर पर बैठे बैठे चाहे कितने भी हवाई किले बना लें, लेकिन जब तक उसका प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपका कोई भी ड्रीम फुलफिल होने वाला नहीं है। तो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कीजिए, प्रॉपर एक्शन लीजिए, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कीजिए, ताकि आप अपने इस पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल सके और पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स को पहचान सके। पास्ट लाइफ के टैलेंट्स को पहचानिए और पास्ट लाइफ की वीकनेसेस को लेट गो कर दीजिए। ओके, और अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेंगे तो आपको मटेरियल सक्सेस जरूर से मिल जाएगी। इसलिए मटेरियल सक्सेस पाने से पहले स्पिरिचुअल सक्सेस पर कंसंट्रेट कीजिए, ऐसा गाइडेंस आपके लिए है। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पाइल नंबर 3 यानी राइजिंग फ्रॉम द डेड पाइल में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ समझ में आ रही है आपके लिए, हाई प्रीस्ट कार्ड भी आया है और हाई प्रीस्टेस कार्ड भी आया है, और तीसरा भी आपके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मेडिटेटिव फिगर यहाँ पर आया है, द बुद्धा प्रिपेयर्स। बहुत बहुत हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी, और यहाँ पर इजिप्शियन वर्ड भी लिखा हुआ है, यहाँ डेजर्ट भी बना हुआ है। बहुत पॉसिबल है कि आप प्राचीन मिस्र की सभ्यता में भी आप कहीं ना कहीं या तो आप हाई प्रीस्ट या हाई प्रीस्टेस यानी मंदिर के पुजारी रहे हो। बहुत हाई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपने किसी जन्म में या एक से अधिक जन्मों में आपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किया हो। मिस्र की सभ्यता से आप कनेक्टेड रहे हो और वहाँ के मंदिर के हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेसेस के रूप में आपने जन्म लिया हो। ये भी पॉसिबल है कि उसके बाद के जन्म भी, यानी इंडिया में, भारत के अंदर भी, जब महावीर स्वामी या बुद्ध भगवान जब हमारे यहाँ पे थे, लगभग 2000 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो लगभग 2000 साल पहले भी आपके जन्म हुए हैं, जब आपने संतों की तरह, साधुओं की तरह, मॉन्क की तरह, जो बौद्ध मंक होते हैं या जो जैन मंक होते हैं या हिंदू वैदिक साधु सन्यासी होते हैं, उस तरह के भी आपने जन्म लिए हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसके साथ में ये वाला जो कार्ड है जो आपने जो चुना है कार्ड, एक्चुअली ये जो कार्ड है ना, ये थोड़ा सा इसकी एनर्जी इनकी एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप, और ये जो इस समय में ये जो आपको दिख रहा है, ये रोमन एमुलेट या रोमन हैंड कहलाता है। रोम में इस तरह के स्कल्पचर्स, ये इस तरह के धातु की बने हुए जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते थे, ये बनाए जाते थे। रोम में बनाए जाते थे, प्राचीन मिस्र में बनाए जाते थे, जो पावर का प्रतीक होते हैं, जो स्पिरिट के साथ कनेक्शन का प्रतीक होते हैं, या कई बार ये मिस्टिक एनर्जीज जो होती है, जैसे जादू टोना, इस तरह की एनर्जीज का भी ये प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्स एनर्जी निकल कर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एंशियंट रोम या एंशियंट ग्रीस को बिलोंग करते रहे होंगे, यानी रोमन सभ्यता और ग्रीक सभ्यता में आपके कई सारे जन्म रहे होंगे पहले। यानी वो भी कब, प्री क्रिश्चियन एरा के समय, यानी कि जब ईसा पूर्व, यानी कि लाइक 800 या 1000 BC है ना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जो रोमन साम्राज्य हुआ करते थे, ईसा पूर्व का जो ग्रीस हुआ करता था, ग्रीक सभ्यता हुआ करती थी, वहाँ पर आपका कई सारे आपके जन्म हुए हैं। मतलब वो एनर्जी आप अभी भी कैरी करें। जन्म तो हम में से सभी के उन जगहों पर हुए होंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर एनर्जीज इस समय में आपको इफेक्ट डाल रही हैं।
और उन सभ्यताओं में और उस टाइम पीरियड में जन्म लेने के बाद में आप मिस्टिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे होंगे, यानी कि विच क्राफ्ट के अंदर, ओके, या फिर जिस तरह के जो रीति रिवाज, रूढ़िवादिता, या फिर उस समय के जो पुजारी लोग जो होते थे वो जिस तरह के रिचुअल्स किया करते थे ना, उस समय के देवी देवताओं को चढ़ावा देना, बलि देना, या उस तरह के वहाँ के जो पुजारी आप रहे हो सकते हो। मतलब मिस्र में तो आप रहे ही होगे क्योंकि आपके लिए कार्डी द इजिप्शियन कार्ड आया है। तो मिस्रियन सभ्यता के पुजारी, पादरी, पुजारी आप रहे हो डेफिनेटली। हिंदू वैदिक सभ्यता में आप इसी तरह के जन्म लिए हो डेफिनेटली। लेकिन आपका इस समय में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको डाल रहा है वो आपका जो रोमन कालीन और जो पुराने एंशिएंट ग्रीक के समय में आप जो हाई प्रीस्ट रहे, या आप हाई प्रीस्टेस रहे, या फिर आप किसी तरह के विच क्राफ्ट में आप लगे हुए रहे, उसकी एनर्जीज आपको इस समय में काफ़ी इफेक्ट डाल रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप एंशिएंट रोम में आप किसी तरह के फिलोसोफर रहे हों, या पॉलिटिशियन रहे हों, या राजा के मुख्य सलाहकार, या राजा के जो सलाहकारों की टीम होती है उसके अंदर आप रहे हों। गवर्नमेंट में कोई इंपॉर्टेंट पद पर आप रहे हों। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट होता है, या जिस तरह का न्याय डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर आप वर्क करते रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। न्यायप्रियता के लिए लड़ना, पावर के लिए लड़ना, सत्ता हासिल करने की दौड़ में, या सत्ता को डिफेंड करना, सत्ता को बचाने या सत्ता को पाने के लिए जो लोग लगे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे किसी लोगों के साथ में आप रहे होगे। आपको प्राचीन रोम की सभ्यता बहुत आपको अट्रैक्ट करती होगी, प्राचीन ग्रीस सभ्यता आपको बहुत अट्रैक्ट करती होगी। और आपको ये भी पता है कि जो रोम था उसी ने बाद में मिस्र के ऊपर अटैक किया था। अगेन फर्स्ट फाइल भी आप देखिएगा, शायद आपको रेजोनेट करेगी। रोम ने जब मिस्र पर अटैक किया, रोम ने जब मिस्र को कॉन्कर किया था, जब जीता था, उस समय में आप भी वहां पर एक इम्पॉर्टेंट रोल में रहे हो, रोमन्स की साइड से मोस्ट प्रोबेबली, या तो फिर ग्रीक इजिप्शियन साइड से आप वहां पर रहे हो, या तो रोम की तरफ से आपने कॉन्कर करने में हेल्प करी हो, राजनीतिक सलाहकार के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में, राजनेता के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, या फिर आपने मिस्र की तरफ से एज ए हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस राजा के सलाहकार के तौर पर इस जो इम्पोर्टेंट समय था जब रोम ने मिस्र को जीता था, उसमें आपका कोई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान आपका रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी तरह की मैजिक प्रैक्टिस, काला जादू, इस तरह की प्रैक्टिसेस आप करते रहे हो, या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ममीफिकेशन की प्रैक्टिसेस, या फिर दुश्मनों को अपने से दूर हटाने के लिए उस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उस तरह की प्रैक्टिसेस आप करते रहे हो। सांप्रदायिक कट्टरता वाद आपके अंदर भरा हुआ हो, अपनी रेस के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कट्टरपंथी रवैया आपका रहा हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। आप अपने रिचुअल के लिए, आप अपने धर्म के जो भी आपके रिचुअल्स रहते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्ट रिचुअल्स का भी प्रतीक होता है, तो आपके जो रिचुअल है, आपके जो रिचुअल की हिंदी क्या होती है, आपके जो रीति रिवाज होते हैं उन पर स्ट्रिक्ट रहना। दूसरे सभ्यताएं सब खराब है, दूसरे लोगों का तरीके गलत हैं, हमारा वर्शिप का तरीका बिल्कुल सही है, हमारे रीति रिवाजों को अपनाइए, हमारी सभ्यता को अपनाइए, वी आर द बेस्ट, हमारे अंडर में रहिए, हमारे कंट्रोल में रहिए। इस तरह की पावर का मिसयूज करना और पावर का मैनिपुलेशन करना वाली एनर्जीज के संपर्क में आप रहे हैं इस जन्म में, ऐसा मुझे लगता है। आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहे होंगे, आपको विन करना है, आपको विक्ट्री लेना ही है, आपको कॉन्कर करना ही है, आपको दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ना ही है, आपकी राय मायने रखनी चाहिए, आप गोल ओरिएंटेड रहे होंगे, आप हार्ड वर्किंग रहे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका नतीजा आपको कुछ नहीं निकला होगा। अंत में जब आपका अंत हुआ होगा तो सूखे रेगिस्तान में आपका अंत हुआ होगा, पानी की एक बूंद भी ना मिल पाई हो, इस तरीके का आपका कोई अंत हुआ होगा। और अंत समय में आपको ये ज्ञान हुआ होगा कि नो, मैंने जो कुछ भी किया, मैंने जो कुछ भी
पावर पाने की कोशिश करी, अंत समय में वो पावर मेरे हाथ में नहीं आई, मेरे मैनिपुलेशंस मेरे काम नहीं आए, मेरी सत्ता मेरे काम नहीं आई। ये हाथ आपको याद दिलाता, सिकंदर के खाली हाथ की याद दिलाता है कि उसने शायद, आपको शायद ये स्टोरी पता हो कि सिकंदर ने कहा था कि अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि लोग जाते समय देख सकें कि सिकंदर दुनिया में चाहे कितना भी जीत के गया हो लेकिन जाते समय खाली हाथ गया। इसी तरह के रियलाइजेशन के साथ आपकी भी डेथ हुई और आपने इस चीज़ को समझा कि दुनिया को, पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई नतीजा नहीं। और इससे आपका बिग टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और फिर आपने अगले जन्मों के अंदर बिल्कुल पावर को छोड़ दिया। आपने अगर किसी तरह की विच प्रैक्टिसेस आप करते रहे, उनको आपने छोड़ दिया, आपने फैमिली लाइफ को छोड़ दिया, आपने धन संग्रह करना छोड़ दिया, और आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपका अगले जो आपके उसके बाद के जो जन्म हुए उसमें आपने लिबरेशन के लिए, साल्वेशन के लिए अपनी सोल को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। आप ये समझ गए कि अगर आपके अंदर कोई पावर है, आपके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी है सॉरी, तो उसको उचित दिशा देने की ज़रूरत है। आपको ये बात समझ में आ गई कि दुनिया बदलने के लिए पावर का इस्तेमाल करना गलत है। दुनिया बदलने के लिए शांति दूत बनने की ज़रूरत है। दुनिया बदलने के लिए शांति से, प्रेम से, सद्भाव से भी दुनिया को बदला जा सकता है। दुनिया को कॉन्कर किया जा सकता है, लड़कर, भिड़कर, युद्ध करके, और दुनिया को जीता जा सकता है अपने शांति से, प्रेम से, सद्भाव से। ऐसा आपने रियलाइजेशन किया है, ऐसा मुझे लगता है। और यही रियलाइजेशन आपने, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने यही रियलाइजेशन बार बार किया है। मिस्ट्रियन सभ्यता में आपके जन्म हुए तब भी आपने किया, जब हिंदू वैदिक सभ्यता में आपके जन्म हुए तब भी आपने ये रियलाइजेशन किया। और अल्टीमेटली इस समय में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेफिनेटली हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली हैं, लेकिन अब आप समाज को रूल नहीं करना चाहते, बल्कि आप एक अच्छे समाज को बनाने की इच्छा करते हैं। आप अपने अंदर की कमजोरियों को, अपने अंदर की डेविल एनर्जी को कंट्रोल रखने की इच्छा करते हैं, और आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं इस समय में, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी कर रहे हो, हाई रिसर्च आप करते हो, हायर एजुकेशन में आप हो, डॉक्टर हो सकते हैं आप, किसी तरह के हीलर हो सकते हैं आप, रिसर्चर हो सकते हैं आप, साइंटिस्ट हो सकते हैं। आपने कोई हाई स्टडीज़ आपने करी होंगी, आपने माइंड को अपने बैलेंस लाने की स्टडी करी है, क्रिस्टल्स के साथ, हर्ब्स के साथ, असेंशियल ऑयल्स के साथ वर्क करने वाले आप हों, ऐसा भी मुझे लगता है। या नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपको हेल्प करेंगी, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको ये बता रहा है कि अपने हायर सेल्फ के साथ में, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप में अभी भी वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो पास्ट लाइफ में थी, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में अभी भी हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आप में अभी भी हैं, दुनिया को जीतने की पावर, वो ताकत आप में अभी भी है। लेकिन अब आप अपना वो रास्ता बदल चुके हैं और आपको रास्ता बदल देना चाहिए। लीडर बनिए, लेकिन एक नोबल लीडर बनिए। और हाई प्रीस्टेस कार्ड पर यहाँ देवी सरस्वती बनी हुई हैं, तो आप ज्ञान को प्राप्त कीजिए, नॉलेज की साधना कीजिए, ज्ञान की साधना कीजिए, और उसी नॉलेज को बांट कर आप एक लीडर बनेंगे। आप एक स्पिरिचुअल लीडर बनने के आपके अंदर गुण हैं। जो आपके अंदर पहले युद्ध के द्वारा जीतने के गुण थे, उनको आपने बदल लिया। अब एक स्पिरिचुअल लीडर बनने के आपके अंदर गुण हैं। म्यूजिक के द्वारा, ये आप देख रहे हैं वीणा बज रही है यहाँ पर, तो म्यूजिक के द्वारा, रागों के द्वारा अपने आप को हील कीजिए और लोगों को हील करने की कोशिश कीजिए। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए साउंड्स और म्यूजिक का आप सहारा ले सकते हैं। और इस लाइफ टाइम में अपने पुराने जो भी आपके बैड डेविल साइड है उसको छोड़कर ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, संगीत के द्वारा, शांति के द्वारा, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आपको अपने सोल पर्पस की प्राप्ति होगी और आपको अपनी ट्रू पावर पहचान में आएगी। असली पावर सत्ता में नहीं है, असली पावर शांति में है। ये बात आप इस जन्म में आप सीखेंगे। तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग और आज की पिक ए कार्ड रीडिंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। मेरे साथ पर्सनल सेशन लेकर अपने लिए एक इंसाइट, स्पिरिचुअल गाइडेंस पाइए और अपनी ज़िंदगी को मिजरी से बाहर निकालिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।